Good morning, students. Yesterday we started the chapter Journey to the End of the Earth. End of the Earth here means the extreme southern point of the Earth, that is Antarctica. So here, if we want to study about the past, the present and future of this world of the Earth, our own past, present and future, we need to study the climate and the conditions in Antarctica. Yesterday we discussed this, और ये भी discuss किया कि one of the important reasons for change in climate is the production of overproduction of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा प्रोडक्शन होने से सॉर्ट ऑफ लेयर इज फॉर्म्ड अराउंड द अर्थ, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज वन ऑफ द रीजंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग. पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो गया. द रिजल्ट इज कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट, और एज अ रिजल्ट नाउ वी हैव global warming. A carbon layer is formed and there is also a depletion in the ozone layer. Ozone layer जो है वो आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे. It saves us from ultraviolet radiations. और बहुत ज़रूरी है ओजोन लेयर. और ओजोन लेयर में पहले बोलते थे कि a hole is formed in it. और we can say there is a depletion. बहुत कम होती जा रही है ओजोन लेयर. As a result, the Earth's temperature is increasing, and the carbon dioxide layer, it traps the heat. As a result, the temperature increases. तो इतना हम लोग डिस्कस किए थे. और ये भी डिस्कस किए थे कि स्टूडेंट्स ऑन आइस एक प्रोग्राम है जिसके हेड हैं जियोफ ग्रीन, और ये बच्चों को अंटार्कटिका लेके जाते हैं. पहले ये सेलिब्रिटीज को लेके जाते थे, बट सेलिब्रिटीज प्रूव टू बी ऑफ वेरी लेस यूज, क्योंकि आगे चल के वो बहुत ज़्यादा पॉलिसीज में चेंजेस नहीं लाते थे और ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते थे पॉलिसीज को. सो ही डिसाइडेड, लेटर ऑन इट वाज डिसाइडेड दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम हाई स्कूल के बच्चों को वहाँ ले जाया जाए, उनको एक्सपीरियंस करवाया जाए कि कैसे क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से आगे जो हमारी जिंदगी है, व्हाट चेंजेस कैन कम इन दैट, और उन चेंजेस को बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए या रोकने के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए. ये शायद बच्चे ज़्यादा डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि आगे चल के पॉलिसी मेकर्स तो हमारे बच्चे ही हैं. सो ही दीज चिल्ड्रन फ्रॉम हाई स्कूल वर टेकन टू द एंटार्क्टिका. ये हम लोग ने कल डिस्कस किया था, और यहाँ पे दिया भी है कि वैसे तो पूरे में इट इज़ अ साइलेंस जोन, क्योंकि वहाँ पे कोई आवाज़ वैसी होती नहीं है. तो जो आवाज़ें होती हैं वो सिर्फ स्नो के टूटने की होती है. वो बड़े बड़े एवलांचेस, ग्लेशियर्स जो हैं वो या तो अपनी जगह से घसक रहे हैं या वो टूटते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं. And these changes can result into the changes throughout the world. एक और वजह थी एंटार्क्टिका ही क्यों. Why should we study only Antarctica? The reason is कि वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है. जो बाकी जगह जैसे अर्थ के दूसरे एरियाज में ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड एवरी प्लेस. हर जगह ह्यूमन पॉपुलेशन है, and they have caused destruction to the environment. किसी ना किसी तरह से environment को harm पहुंचाया है. लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को जाके रहना possible नहीं है, तो वहाँ पे human impact कम से कम पड़ा. हालांकि human impact तो पड़ ही रहा है. global warming हो रही है जिसकी वजह से यहाँ की बर्फ पिघल रही है. so impact is there, but direct वहाँ पे जो वहाँ का environment है या वहाँ का जो इकोसिस्टम है उस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन का नहीं पड़ा है. इसलिए वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग कर सकते हैं. कार्बन इज ट्रैप्ड इन द आइस में वो सुरक्षित है, और उससे हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं. सो वी कैन नो अबाउट द हिस्ट्री. वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रेजेंट, और हिस्ट्री से पास्ट से अभी तक कितने चेंजेस आए हैं ग्लोबल वार्मिंग या हमारे इम्पैक्ट से, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं
कि अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो आगे फ्यूचर हमारा क्या होगा. So that is one of the main reasons for studying in this particular place. Now, Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is a perfect place to study how little changes in environment can have big repercussions. तो ये हम फिर उसी बात पे जाते हैं कि एंटार्क्टिका ही क्यों? Why should we go to Antarctica and study over there? The reason here is because of simple ecosystem. Ecosystem आप लोग ने पढ़ा होगा साइंस में. इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है, छोटी मछलियां होती है, पानी के अंदर का घास होता है जिसको छोटी मछलियां खाती है, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, फ्रॉग्स खाते हैं. तो इस तरह से कैसे वो साइकिल चलती है, इकोसिस्टम मेंटेन होता है. तो इसी तरह से यहाँ पे जो है वो इकोसिस्टम बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स अगर हैं तो वो सब अंडरग्राउंड हैं. एंड देन जनरली देयर आर, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल से लेके द बिगेस्ट एनिमल सब कुछ वहां पे है. एंड दे आर, दिस इकोसिस्टम इज वेरी सिंपल, वन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द अदर एंड देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द इकोसिस्टम. तो सिंपल इकोसिस्टम है, इसलिए हम इसको वहां जाके स्टडी करते हैं. एंड सेकेंड इज लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वहां पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है. बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत तरह के जीव जंतु नहीं है. देयर आर ओनली फ्यू काइंड्स ऑफ एनिमल्स, और इसीलिए वहां का इकोसिस्टम भी बहुत सिंपल है. सो इट इज परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन एनवायरमेंट. जो क्योंकि इकोसिस्टम बहुत सिंपल है तो इसका इफेक्ट भी बहुत जल्दी हमको पता चल जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे उसका इफेक्ट हमको पढ़ने की जरूरत, जानने की जरूरत नहीं होती है. बहुत ही कम चीजों पे उसका एक जो इफेक्ट है उसको जानने की जरूरत होती है. तो उसके रिपरकशंस क्या है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है उसके ऊपर, इसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, those grasses of the sea that nourish and sustain entire southern ocean's food chain. तो ये phytoplanktons होते हैं. Phytoplanktons. Now, what are these phytoplanktons? Grasses of the sea. These are mainly the grass found in the sea. ये सन से डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं एंड दे प्रोड्यूस फूड. सो दीज आर सिंपल ग्रासेस दैट नरिश एंड सस्टेन एंटायर सदर्न ओशियंस फूड चेन. जो फूड चेन होती है, फूड चेन आप लोग पढ़े होंगे, फूड चेन, फूड वेब. तो जो फूड चेन होती है उसको, जैसे ये ग्रास है, घास कुछ मछलियां खाती हैं, वो छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, फिर वो सील्स खाते हैं या ब्लू व्हेल्स खाती हैं. तो ये पूरा एक फूड चेन बनता है. तो इस तरह से ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ दिस फूड चेन. पूरी फूड चेन जो सर्दर्न ओशियन है, सर्दर्न ओशियन समझते हैं, साउथ में जितने भी ओशियंस हैं, जितने भी समुद्र हैं, उसके जो फूड चेन जो है, ये इसको उसका ये बेस है, these phytoplanktons. because ये तो आप लोग पढ़े होंगे, all of us depend on mainly on plants. उसके बाद जो भी चीजें हमको मिलती हैं, they are direct or indirectly got from the plants. तो ये phytoplanktons भी, they are the basis of the food chain in the southern ocean. These single-celled plants use sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. तो photosynthesis process आप लोग पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे. जो बच्चे साइंस नहीं भी लिए हैं उन्होंने भी 10th में तो पढ़ा है photosynthesis. Photosynthesis is a process by which green plants manufacture food. आप लोग ने पढ़ा है सन की रेज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तीन चीजों को यूज करके plants produce food through a process known as photosynthesis. तो यहाँ पे ये जो phytoplanktons हैं, these are single celled.
सिंगल सेल्ड, एक ही सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल्ड प्लांट्स, और ये सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, एसिमिलेट करके कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग the organic compounds, and they sustain the life in southern ocean. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. Now this is very important. भले ही these are single celled plants और single celled के हैं, लेकिन साइंटिस्ट जो हैं वो वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर ओजोन लेयर में डिप्लीशन मींस ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होती गई, अगर कम होती चली गई, देन द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स विल बी अफेक्टेड। मतलब फिर शायद ये फाइटोप्लैंक्टन्स दे विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर फूड, और अगर ये फूड नहीं मैन्युफैक्चर कर सकेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो पूरी फूड साइकिल जो है, जो सदर्न ओशन की है, that will be disrupted, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी, एंड अल्टीमेटली इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। लाइव्स ऑफ ऑल मेरीन एनिमल्स, जितने भी जो भी वैसे जानवर हैं जो कि पानी में रहते हैं, उनकी लाइव्स पे अफेक्ट पड़ेगा। बर्ड्स ऑफ दैट रीजन, क्योंकि अगर पानी की में मछलियां नहीं रहेंगी तो बर्ड्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगी। बर्ड्स ऑफ इस एरिया की जितनी बर्ड्स हैं, दे ईट दोस मे बी स्मॉल फिश, या फिर उसी और सर्टेन अदर एनिमल्स व्हिच अगेन डिपेंड ऑन द फाइटोप्लैंक्टन्स, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल विल बी अफेक्टेड। पूरी दुनिया की जो ये कार्बन साइकिल है, दैट विल बी अफेक्टेड। कार्बन साइकिल भी आप लोग पढ़े होंगे, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स फूड बनाते हैं, और उसके बाद से वो फूड को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, एंड दे एमिट दिस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द एनिमल्स, और कार्बन जो इंसान भी जो मरते हैं, द कार्बन विच इज रिलीज्ड इज अगेन गोज बैक टू द एटमोस्फियर। तो इस तरह से पूरी एक साइकिल है, कार्बन साइकिल। तो अगर ये फाइटोप्लैंक्टन्स पे कुछ भी असर पड़ता है तो ये पूरी की पूरी कार्बन साइकिल को ही असर पहुंचाएगा, दैट विल बी डिसरप्टिव। In the parable of phytoplanktons, there is a great metaphor for existence. Take care of small things and big things will fall into place. Now this is a very important line, students, और ये it has relevance in the lives of all. ये है टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे छोटी चीज का यहाँ तो खास के मतलब हो गया फाइटोप्लैंक्टन्स, अगर इनका हम ध्यान रखते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, तो बड़ी चीजें अपने आप ठीक रहेंगी। जैसे अगर फाइटोप्लैंक्टन्स ठीक से ग्रो कर सकेंगे तो वो जो फूड साइकिल है वो ठीक से चलेगी, फूड साइकिल वहां की ठीक से चलेगी तो कार्बन साइकिल पूरी दुनिया की ठीक से चलेगी। So this is regarding the phytoplanktons. Same applies to your life also. अगर अपनी जिंदगी में भी हम छोटी छोटी बातों का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो बड़ी चीजें अपने आप ठीक रहेंगी। So this you have to implement in your life also. जो हम लोग इंग्लिश के जितने चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको मॉरल लेसन्स मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू कैन लर्न। कि अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छा करना है तो ऑल ऑफ ए सडन आप 10 घंटा एग्जाम से पहले पढ़िएगा तो अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डेली अगर पढ़ते चले गए अच्छे से तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो स्मॉल थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। छोटी छोटी बातों का, चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए, बड़ी चीजें तो अपने आप ही, फिर अगर छोटी ही चीजों से, छोटे कदम से ही ठीक रहेगा तो आगे चल के सब कुछ ठीक होगा। Now walk on the ocean. Here we see how the author and the others, और जो उनके साथ गए थे, कैसे ये ओशन के ऊपर चलते हैं। क्या हम ओशन के ऊपर चल सकते हैं? That is only possible कि वहां पे अगर कोई प्लेट रखी हो या कुछ हो, तो यहाँ पे क्या थी, एक प्लेट थी आइस की, और उसके ऊपर ये चले।
My Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of Antarctic Circle at 65.55 degree south. जो एक आर्टिक सर्कल है ऊपर में, नीचे में है एंटार्क्टिक सर्कल, तो इनका जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा वो रहा इस एंटार्क्टिक सर्कल पे. द सोकाल्स्की इज द वेसल, वो जो बड़ी सी शिप है जिससे ये गए हैं, had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. तो वो जो बड़ी सी वेसल थी, बड़ी सी जो शिप थी, वो दोनों के दो बीच में जाके शायद वो अटक गई थी, फंस गई थी और वो आगे नहीं जा पा रही थी. एक तरफ थी पेनिनसुला और दूसरी तरफ था टैडपोल आइलैंड. ये कोई आइलैंड है. आइलैंड का मतलब एक वैसी पृथ्वी का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है. तो एक तरफ पेनिनसुला थी. पेनिनसुला होती है जैसे इंडिया को एक पेनिनसुला माना गया है, इसके सब तरफ इधर वी शेप में इधर रहती है और सब तरफ उसके पानी रहता है, दैट इज पेनिनसुला. और आइलैंड एक हो गया जो बीच में पृथ्वी है और उसके चारों तरफ पानी है, तो दैट इज आइलैंड. तो जो शिप थी that got inside somewhere here and got fixed, उसके आगे वो नहीं बढ़ पा रही थी. The captain decided we were going to turn around and head back north. तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि अब जब हम और आगे नहीं जा सकते हैं एंटार्क्टिका की तरफ, तो हम लोग टर्न राउंड, they'll turn and go back to north, means go back to the main island, main land, that is the other countries. So but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. तो ये डिसीजन लिया गया कि अब और आगे क्योंकि हम नहीं जा सकते हैं, so they will turn around and go back towards the north. लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि सबके सब नीचे उतरेंगे and then they will walk on the ocean. So there we were, all 52 of us. So how many people were there together on that particular ship? ये भी क्वेश्चन आता है आप लोग के ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल चॉइस में. There were total 52 people. So all 52 of us knitted out in Gore-Tex and glares, walking on the stark whiteness that seemed to spread out forever. So they put on the dresses and then they started walking on the ice. बर्फ पे चल रहे हैं, नीचे उसके समुद्र है. आप लोगों ने फिर साइंस में पढ़ा होगा कि जब भी पानी जमता है तो वो पूरा पानी कभी भी नहीं जमता है, उसके सिर्फ सतह पे पानी जो है वो बर्फ में बदल जाता है, लेकिन नीचे वो पानी ही रहता है. So these people, they were walking on stark whiteness that seemed to spread forever. तो ये अब आइस पे चल रहे थे और एंटार्क्टिका, द होल ऑफ एंटार्क्टिका इज कंप्लीटली फुल ऑफ आइस एंड ओनली आइस. तो सब तरफ इनको सिर्फ वाइट ही वाइट आइस दिखाई दे रही थी. इमेजिन, यू कैन इमेजिन कि कितना अच्छा लगता होगा उनको बर्फ पे चलना. Underneath our feet was a meter thick ice pack. तो उनके पैरों के नीचे 1 मीटर 1 मीटर आइस पैक था. ये पूरा इतना आइस पूरी जमी हुई थी. And they were walking on the top of this. And below that there was all water. कितना है? 180 meters. 180 meters of water. 1 मीटर यहाँ इतनी बड़ी बर्फ की एक लेयर थी 1 मीटर की, और उसके ऊपर ये चल रहे थे और उसके नीचे 180 मीटर्स पूरा पानी था. एंड पानी जिसमें कि मछलियां और तरह तरह के जीव जंतु मौजूद थे. You can imagine how they would be feeling. And 180 meters of living, breathing salt water. Niche, this was all salty water, which had all the living creatures. In the periphery, carburetor seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs who will do under the shade of the banyan tree. और
पेरिफेरी, जो उसके किनारे किनारे थोड़ा दूरी पे, यू कुड सी द सील्स। सील भी एक तरह का जानवर होता है जो कि बर्फ में ही पाया जाता है, बर्फ में रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पेंगुइन्स एंड सील्स। बॉडी में कोई अलग से शेप नहीं होती, इट्स ऑल एक तरह का लगता है बैग के जैसा होता, बड़ा सा, एंड इट हैज अ माउथ, आगे में बड़ा सा चेहरा होता है। सो दो सील्स कुड बी सीन एट द पेरिफेरी, थोड़ा दूरी पे किनारे किनारे उनको सील्स दिखाई दे रहे थे। और ये सील्स कैसे थे, इसका कंपैरिजन किया गया है। लाइक स्ट्रे डॉग्स, अगेन द वर्ड लाइक हैज बीन यूज्ड। ये आप लोग पोएम पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, उसमें लाइक यहाँ कंपैरिजन किया गया है सील्स का स्ट्रे डॉग्स के साथ। स्ट्रे डॉग्स मीन्स जो ऐसे कुत्ते जिनके कोई मालिक नहीं होता, गलियों में ऐसे घूमते रहते हैं, दोज आर कॉल्ड स्ट्रे डॉग्स। तो स्ट्रे डॉग से इसका कंपैरिजन किया गया है सील्स का, एंड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड लाइक। तो ये क्या हो गया आपका सिमिली। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमिली। सिमिली जब पोएम्स पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा ये फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स विद द वर्ड लाइक। लाइक या एज, ऐसे वर्ड से जब कंपैरिजन करते हैं सेम एज, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं सिमिली। सो हियर सील्स आर कंपेयर्ड विद द स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स जो हम लोग देखते हैं अक्सर, वो बैनियन ट्रीज के नीचे बैठे हैं, पेड़ों के नीचे, जनरली कोई भी पेड़ के नीचे बैठ के आराम करते रहते हैं, वैसे ही सील्स थोड़ी दूर पे दिखाई दे रहे थे, इधर उधर बैठे हुए थे। It was nothing short of revelation, everything does indeed connect। और यहाँ पे एक रिविलेशन हुआ, एक एहसास हुआ, एक जागरूकता आई, एक ज्ञान हासिल हुआ। क्या पता चला कि एवरीथिंग गेट्स कनेक्टेड, मतलब इस दुनिया में ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो एक दूसरे से लिंक्ड ना हो। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर हमारे यहाँ कुछ होता है तो उसका असर सिर्फ हमें नहीं होता है, बल्कि पूरे दुनिया पे उसका असर पड़ता है। अगर हम दुनिया में कुछ हो रहा है तो उसका असर वहां पे भी पड़ेगा, एंटार्क्टिका में भी पड़ेगा। बेशक वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन ना रह रही हो, लेकिन इसका वी ऑल आर कनेक्टेड, ऑल द पीपल, ऑल द थिंग्स लिविंग ऑन द अर्थ आर कनेक्टेड। 9 टाइम जोन्स, ये तो हम लोग कल भी किए थे। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. Now when after that वो गई थी 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करके, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करके, 3 water bodies, and now she was returning the same way. And when she was returning, she was again thinking that the beauty of balance in play on our planet, कैसे हमारे planet पे सब कुछ बैलेंस्ड है, हर चीज कैसे बैलेंस बनाई हुई है। and the beauty of it, she was trying to imagine it, क्योंकि सभी चीजें जरूरी हैं। पेड़ जैसे जितने जरूरी हैं उतनी ही बर्फ भी जरूरी है। बर्फ बहुत जरूरी है, अगर दुनिया की पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो बहुत कम लैंड मास रह जाएगा। most of the coastal areas will be drowned, and ice is very important for existence of so many animals। कितने सारे animals वहां पे जी सकते हैं, जिंदा हैं because of the ice। तो एक बैलेंस बनाया हुआ है। एक्सट्रीम्स में बहुत ज्यादा ठंडा है, बर्फ जमी हुई है। इक्वेटर के पास आइए तो गर्मी है, काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। फिर नॉर्थ में भी अगर जाते हैं तो अगेन देयर इज आइस। तो इस तरह से व्हेन यू थिंक, व्हेन यू इमेजिन कि इस पूरी दुनिया में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना हुआ है, एंड दैट इज व्हाई द थिंग्स आर एज दे आर। जो चीजें हम देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे आसपास हैं, वो चीजें वैसी हैं क्योंकि एक बैलेंस बना हुआ है। अगर वो बैलेंस बिगड़ जाता है, then probably the life will be completely different, बहुत ही अलग लाइफ होगी शायद। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be?
एंड शी इज ट्राइंग टू इमेजिन, शी इज ट्राइंग टू थिंक। ये माना जाता है कि अंटार्कटिका जो थी वो पहले एक वार्म एरिया था, वार्म प्लेस थी, वहां पे अच्छी गर्मी रहती थी। एंड फिर वो माना जाता है कि एक आइस एज आई व्हेन एवरीथिंग गॉट फ्रोजन। सो नाउ शी इज थिंकिंग what will happen if again Antarctica turns into a warm place. Will we be around to see it? अगर ऐसा होता है, अगर वो वार्म प्लेस बन जाती है, तो क्या हम रहेंगे उसको देखने के लिए? Will we be around? Or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? क्या हम जिंदा रहेंगे, रह पाएंगे? Now the question is whether we'll be able to survive. जो चेंजेस आएंगे, अगर वो वार्म हो जाएगा, उसमें ग्लोबल चेंजेस जो आएंगे, तो वैसे एटमॉस्फेयर या वैसे कंडीशंस में क्या हम जिंदा रह पाएंगे, या हमारा भी वही हाल होगा जो डायनासोर्स का हुआ, जो बहुत बड़े बड़े जानवरों का हुआ, जो वूली राइनोस का हुआ, हम लोग का भी वही हाल होगा, वी विल बिकम एक्सटिंक्ट। शायद ऐसा हो सकता है। Who's to say? कौन कह सकता है कि क्या होगा? दिस इज वेरी अनसर्टेन। उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि अगर पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाती है, अंटार्कटिका भी गर्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what difference a day makes. So now she says that after spending, जो भी होगा वो होगा ही, लेकिन 2 weeks she spent with the teenagers, वो high school students के साथ में 2 weeks ये लोग एक साथ बिताए, and who still have the idealism to save the world. Now these children, they still think of they are still thinking of saving the world. दुनिया को बचाने का ये सोचते हैं. They are thinking of stopping this global warming. इसको ये बंद होगा तभी हमारी दुनिया जैसी है वैसी रह सकेगी. तो these children are aware of it. उनको पता है कि इसके क्या results हो सकते हैं, and they still have the intention of saving the world. All I can say is that a lot can happen in a million years. ये तो हम लोग ने देखा कि 650 मिलियन ईयर्स से पहले वहां पे कैसे जानवर रहते थे, कैसे फिर गोंडवाना जो था एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो कैसे टूट के अलग हो गया. तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या क्या हो सकती हैं, ये तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो हमने देखी. लेकिन बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन एक दिन में भी बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं. मीन्स प्रोबेबली यू कैन डिसाइड, प्रोबेबली यू कैन हैव अ फर्म रेजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन कि हाँ हमको क्या करना है. क्योंकि एक दिन जब हमने उस देखे, हालात देखे, समझ में आया कि आगे क्या हो सकता है, उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं. सो प्रोबेबली दैट डे कैन ऑल्सो ब्रिंग इन मेनी चेंजेस. आगे चल के बच्चे हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा करें, जिससे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस ना आए और हम लोग अपने पृथ्वी को बचा सकें. So with this we come to the end of the chapter. I hope you all like the chapter. अच्छा लगा होगा, chapter तो बहुत interesting है. And now when you all have the mobile phones, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फोन्स हैं और इंटरनेट कनेक्शंस हैं. तो अगर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, मतलब स्टोरी पढ़ने के बाद में थोड़ा इंटरेस्ट तो जागता है. Yesterday I was also searching, वो इंटरनेट पे अंटार्कटिका को आप सर्च कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती हैं वहाँ पे. यू कैन ऑल्सो गो एंड सर्च दैट, और एक अवेयरनेस आप में भी आएगा. एंड टुगेदर इफ वी ऑल डिसाइड, आई थिंक वी कैन ब्रिंग मेजर चेंजेस in this world. So hope you all are you take some lesson from it. इससे कुछ सीख मिलेगी. एंड अपना जो है छोटे छोटे कदम, हम तो छोटे कदम ही उठा सकते हैं इंडिविजुअली. कम से कम ये भी हम प्रण कर लें कि हाँ हम हर साल एक पेड़ लगाएंगे, तो एक पौधा लगाएंगे जो आगे चल के अच्छा पेड़ बनेगा.
तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम होगा, सही कदम होगा हमारी एनवायरनमेंट को बचाने में। एंड वेरेवर यू सी द ट्रीज आर बीइंग कट, उसको बचाने की कोशिश करें। तो इस तरह से हम भी अपना कंट्रीब्यूशन अपने अर्थ को सेव करने में दे सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। अगर कहीं पे चैप्टर नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो, 2 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। किसी को कुछ पूछना हो, अपने माइक को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। Few things are important. 650 million years ago, इसको ध्यान में रखिएगा। A giant amalgamated southern supercontinent गोंडवाना, इसको भी याद रखिएगा गोंडवाना, क्योंकि अब तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। So these words are important. Did exist, तो एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करती थी मे बी हाउ मेनी years ago, 650 million years ago, जिसका नाम था गोंडवाना। ये सब मेन पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान से पढ़ना है। प्रोग्राम क्या था? स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था। इट वाज हेडेड बाय Geoff Green. These are some of the things which you can get for multiple choice questions. Geoff Green इसके लीडर थे, हेड थे, और ये एक प्रोग्राम था जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका लेके गया, और वहां पे इसलिए लेके गया बिकॉज दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स एंड दे कैन ब्रिंग मेजर चेंजेस। So to study the conditions over there and the effects of global warming. यहाँ पिक्चर्स दी हुई है, सील की पिक्चर। आई डोंट नो वेदर इट कैन बी फोकस्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सील्स दिखाए हुए हैं जो अभी हम लोग ने पढ़ा था। बुक्स आप लोग ले लीजिए, बार बार आपसे बोलते हैं कम से कम एक बुक तो जरूर रखिए, क्योंकि कोई भी इंग्लिश अगर सीखना चाहता है वाकई में, इफ यू आर इंटरेस्टेड, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने से नहीं होगा। रीडिंग हैज टू बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन आप लोग का आता है, 20 मार्क्स का रहता है उसमें। तो आपको पढ़ के, पैसेज दिया रहेगा उसको पढ़ के समझना होगा, समझ के क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इसलिए it's very important that you all learn how to read with comprehension. Reading with comprehension मतलब समझ के पढ़ना। सिर्फ रीडिंग लगाने से फायदा नहीं होगा, समझ के पढ़ना, और इसलिए इसकी आदत आपको डाल लेनी चाहिए। बुक्स खरीदिए, बुक्स खरीद के उसको पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए, और अब डिक्शनरीज आप लोग साथ में रखिए। अगर डिक्शनरी नहीं भी है तो मोबाइल फोन है आपके पास में, कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आता तो यू कैन इजीली गेट द मीनिंग। मोबाइल फोन में भी अब तो बहुत आसान हो गया, आपको लिख के भी, टाइप भी नहीं करना है, यू कैन जस्ट से इट, बोलिएगा तो उसका मीनिंग आ जाएगा। तो इस तरह से बार बार आप पढ़ते रहिएगा, वर्ड्स को देखते रहिएगा, मीनिंग्स देखते रहिएगा, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज गिवन ड्यूरिंग द एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल होगा। So I would advise you all कि कम से कम एक बुक तो आप जरूर खरीद लीजिए। अगर दोनों नहीं भी ले सकते हैं तो एक बुक जरूर ले लीजिए। बुक नहीं भी ले सकते हैं तो अदर ऑप्शन ऑल्सो यू हैव। दीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, और उस ऐप पे आपको आपकी क्लास की बुक्स का सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। एक एक करके भी आप चैप्टर्स को खोल के देख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर बुक्स में भी नहीं स्पेंड कर सकते, पैसा नहीं है, तो यू कैन इजिली गो थ्रू द बुक्स इन योर दीक्षा ऐप। बहुत अच्छा है दीक्षा ऐप, क्वेश्चंस के आंसर्स भी वहां पे हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल।
So any doubt anyone? किसी को अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. If you have no doubt, then we'll continue in the next class. Next chapter उसका start करेंगे हम. Okay, then we finish our classes today. Thank you, students.